बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 11th। ठीक है, देखो आप जिंदगी में जब भी आगे बढ़ोगे तो आपको एक बात कंफर्म है कि एक डिसीजन लेना होगा कि मैं किस तरफ जाऊं, मैं बिजनेस करूं या मैं जॉब करूं। क्योंकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, एक बात जानते होगे कि अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर इनकम अर्न करने की कोई लिमिट नहीं होती, मैक्सिमम लिमिट कुछ भी नहीं है, आप कितना भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जबकि जॉब के अंदर आप कन्फाइंड हो। कन्फाइंड कैसे हो कि अगर आप जॉब करते हो तो आपको एक लिमिटेड पोर्शन ही आपको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी। ठीक है ना, प्रॉफिट नहीं होता इसके अंदर, आपको एक लिमिटेड इनकम ही होती है। ठीक है, तो बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर में देखेंगे कि जॉब्स क्या हैं, बिजनेसेस क्या हैं, हम किस तरीके से डिसीजन ले, बिजनेस करना अच्छा है या प्रोफेशन में जाना अच्छा है या फिर कैसे हम काम करें। ठीक है, तो कोई भी इंसान है वो दो तरीके की एक्टिविटीज़ करता है, एक करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी की सारी होती हैं जिससे वो पैसा कमाता है। ठीक है, आप जो कुछ भी काम करो जिससे आप पैसा कमा रहे हो, दैट ऑल आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड वो सारे काम जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं जिससे आप पैसा नहीं कमा रहे हो, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मोटिव देखो, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन विद इकोनॉमिक मोटिव ऑफ अर्निंग मनी एंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ। ठीक है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या क्या है, सोशल और साइकोलॉजिकल मोटिव। सोशल एंड साइकोलॉजिकल मोटिव का क्या मतलब हुआ कि जो आपको सेटिस्फाई करे, आपको साइकोलॉजिकली बहुत सेटिस्फाई करे। जैसे कि डांस करना आपके लिए साइकोलॉजिकली आपको बहुत सेटिस्फाई करेगा, गाने सुनना, गाने सुनने से कोई आपको पैसे देने वाला है नहीं, तो ये आपके लिए क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पे, मनी इनकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज एक्टिविटी। आप जब भी ये काम करोगे आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसके बदले में पैसा मिल जाए। लेकिन आप जब भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे तो यहाँ से आपको मनी इनकम एक्सपेक्ट नहीं करते। आपको आपको पता है कि भाई अगर आप गाने सुन रहे हो तो कोई आपको इसके पैसे नहीं देने वाला। समझ में आई बात, अनटिल और अनलेस आप किसी रियलिटी शो के जज हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, पर्पस। ये एक्टिविटी आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती है जबकि ये आपको केवल सेटिस्फैक्शन देती है। आउटकम क्या है, इसका आउटकम है गुड्स या फिर सर्विसेज। इसका कोई आउटकम एज सच नहीं है, कोई कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बनाता। इसके एग्जाम्पल है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। इसका है रिलीजियस एक्टिविटी, पूजा पाठ करना, चैरिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रेजिंग किड्स, बच्चों को रेज करने से क्या बच्चे हमारे को पैसे देते हैं सर, हाँ बड़े होने पे ना पैसा कमा के देते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। घर वाले कभी भी किसी बच्चे को इस तरीके से रेज नहीं करते कि ये बड़ा होकर के मुझे पैसे देगा और रिटर्न करेगा मेरे पैसे। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम लोगों ने दो पार्ट में डिफाइन किया, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक, जिसमें बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, रिलीजियस हो सकती है, सोशल हो सकती है, पेरेंटल हो सकती है या फिर पैट्रियोटिक हो सकती है। पैट्रियोटिक का मतलब जहाँ पे हम देश की सेवा करते हैं। ठीक है, अब ज़रा ये चेक करते हैं कि हमने ये वाली बातें तो डिस्कस करी, कौन सी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी कि हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन चेक करते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेस के अंदर में एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन होता है। एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन का मतलब जो इंसान बिजनेस कर रहा है उसी के डिसीजन पे वो काम करेगा। ठीक है, उसी का डिसीजन है, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा। प्रोफेशन की बात करूं तो प्रोफेशन के अंदर सबसे पहले आप कोई एजुकेशन अर्न करोगे। ठीक है, बिना एजुकेशन के आप किसी प्रोफेशन में नहीं आ सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको एलएलबी करनी पड़ेगी, इसके बिना आप प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, इसके बिना आप डॉक्टर नहीं बन सकते। ठीक है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी, सॉरी, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा, इसके बिना आप ये प्रोफेशन नहीं कर सकते। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे आपको कोई ना कोई कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा एंड लेटर ऑन किसी इंस्टीट्यूट का मेंबर भी बनना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट का मेंबर बनने का क्या मतलब हुआ, जब आप एलएलबी करते हो तो आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में रजिस्टर होते हो। ठीक है, जब आप एमबीबीएस करते हो तो आप डॉक्टर्स के एक कम्युनिटी के अंदर रजिस्टर होते हो, आपका एक लाइसेंस बनता है, बिना लाइसेंस के आप काम ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि अगर कोई इस प्रैक्टिस को गलत तरीके से कर रहा है तो उसे फिर वहां से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है ना। तो ये है। जबकि एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि भैया आप किसी के अंडर काम कर रहे हो और इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल पड़ी हुई है, मैं किसी के लिए जाके काम कर देता हूँ, मैं किसी के लिए झाड़ू पोछा भी मार देता हूँ, तो मेरी एम्प्लॉयमेंट ही हो गई। ठीक है, इसके लिए मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन थोड़ी ली है, लेकिन मैं किसी के लिए जाके काम करता हूँ। ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू सर्विस एग्रीमेंट। समझ में आई बात? लेटर ऑन है नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पर क्या होगा, कोई भी बिजनेसमैन होगा वो या तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट कर रहा होगा या सर्विस कर रहा होगा, सामान खरीदना बेचना कर रहा होगा या फिर सर्विस देना कर रहा होगा। प्रोफेशनल जो होते हैं वो ज़्यादातर पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज देते हैं, जैसे कि टीचर हो गया, लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया। तो आप ये क्या करते हैं, ये कोई प्रोफेशनल सर्विस देते हैं। ठीक है, टीचर आपको पढ़ाता है, लॉयर आपको कंसल्टेंसी देता है, एमबीबीएस का डॉक्टर जो है वो आपका इलाज करता है। ठीक है ना, मेडिकल कंसल्टेंसी देता है। तो ये कोई पर्सनलाइज सर्विस दे रहे होंगे। जबकि एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप जैसा आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्टर कहता है आप उसके हिसाब से काम करते हो। जो आपके ओनर ने या फिर जो आपके एम्प्लॉयर ने कह दिया सो कह दिया, आपको वो बात फॉलो करनी है। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में आप किसी के ऑर्डर फॉलो करते हो। क्लियर हो गई बात? क्वालिफिकेशन, इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आप देखोगे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट करके बिजनेस करना शुरू किया और आज बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ना। मार्क जुकरबर्ग हो गया, और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, सब कॉलेज ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट थे और उन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको कोई ना कोई क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी, इसके बिना आप नहीं आ सकते। ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको क्या है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर मान लो आप किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट का काम करते हो, तो वहाँ पे आपको कॉमर्स लाइन की थोड़ी बहुत नॉलेज या अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए और उसी में आपकी डिग्री वगैरह होनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयमेंट का टर्म कैसा है। ठीक है, किस तरीके की आपकी एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप यहाँ पे बात करो तो बिजनेसमैन का काम करने का रिवॉर्ड क्या है कि उसे क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रोफेशंस का प्रोफेशनल फीस। ठीक है, और अगर आप किसी के एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपको सैलरी या फिर वेजेस मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो अपना पैसा लगाता है और साइज ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पैसा लगाना है। यहाँ पर आपके कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने होते, बिजनेसेस में लगाने होते हैं। बिजनेसेस में तो आपको बहुत पैसा लगाना होता है, लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए क्योंकि आपका सर्विस ज़्यादा है, आप एक कुर्सी टेबल और छोटा मोटा एक रूम के अंदर में भी आप अपना काम कर सकते हो, तो यहाँ पर आपका ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसके अंदर तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि जिस इंसान के यहाँ के लिए आप काम कर रहे हो उसका बिजनेस होगा और आप उसके लिए जाके काम कर रहे हो, तो आपने क्या लगाया, आपने कुछ भी नहीं लगाया। समझ में आई बात? रिस्क की बात करें तो ये मैक्सिमम रिस्क रखता है, बिजनेसेस के अंदर मैक्सिमम रिस्क रखता है। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है जहाँ पे कोई चीज़ श्योर ना हो, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, अनसर्टिनिटी भी रहती है। हो सकता है कि मैंने बिजनेस डाला, आज चल रहा है कल के दिन डूब जाए। हो सकता है कि आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, कल के दिन बहुत कम प्रॉफिट हो जाए। ये भी हो सकता है कि इसका उल्टा हो जाए, आज बहुत कम प्रॉफिट है, कल के दिन एकदम से शूट कर जाए। ठीक है, पेटीएम डीमोनेटाइजेशन से पहले बहुत स्लो चल रहा था, मतलब स्लो कहने का मतलब कि उसका पेस उतना अच्छा नहीं था ग्रोथ का, लेकिन आफ्टर डीमोनेटाइजेशन जब लोगों के पास पैसा नहीं था, सब लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन करना शुरू किया और पेटीएम एकदम से कहाँ पहुंच गया। तो अनसर्टिनिटी यहाँ पे रहती है। यहाँ पर बात करें रिस्क की, तो भैया देखो, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थोड़ा रिस्क रहता है, प्रोफेशनल सर्विसेज के अंदर थोड़ा रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है, बिजनेस जैसा ही, क्या पता आपने प्रोफेशनल सर्विस दी, लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई रिस्क नहीं है। क्यों? आप एम्प्लॉयमेंट करने गए, आप एम्प्लॉयमेंट करने गए यानी आप किसी के एम्प्लॉय बने, उसका काम चले ना चले आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, आपको आपकी सैलरी मिल जाएगी टाइम से, तो आपका कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं होता, लेकिन याद रखना, रिस्क नहीं होता तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। रिस्क बहुत ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे ज़रा देखो, बहुत ज़्यादा रिस्क है तो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिलता है। समझ में आई बात? लेटर ऑन आता है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। क्या आप अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? हाँ,
अगर एक्स बंदे का बिजनेस है तो वो वाई को दे सकता है। आपका बिजनेस है, आप अपने बच्चों को दे जाओ, बच्चे आगे बच्चों को दे जाए, ठीक है। अब एमडीएच एक कंपनी थी, एमडीएच के जो ओनर थे वो अब मर गए, तो क्या एमडीएच कंपनी बंद हो गई? एमडीएच कंपनी कोई और कैरी कर रहा है, कोई और लेके चल रहा है। यानी यहाँ पे आप ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हो। प्रोफेशन में आप ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो प्रोफेशन में आप एनरोल हुए, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो आप दूसरे को कैसे दोगे? आप लॉयर हो, आपने पढ़ाई करी, तो आप अपने बेटे को ये बिना उस एजुकेशन के ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका बेटा भी ये पढ़ाई वढ़ाई करेगा, चीजें सीखेगा और अपने हिसाब से चीजें बनाएगा। प्रोफेशन ट्रांसफर नहीं हो सकता। डॉक्टर का बेटा जरूरी कि डॉक्टर ही बने, ठीक है, लेकिन एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, क्योंकि बिजनेसमैन क्या कर देगा, अपना बिजनेस उठा के उसे कैरी फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। गल्ले पे मैं बैठ रहा हूँ, मेरे बाद मेरा बच्चा बैठने लग जाएगा। लेकिन प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। मैं डॉक्टर हूँ, मैं निपटा, मेरे बाद मेरा बेटा डॉक्टर ही बने, जरूरी नहीं है। और डॉक्टर बने और मेरे पेशेंट को मेरी तरह ही देखे, ये भी जरूरी नहीं है ना। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान एक क्या है, प्रोफेशनल एक्टर है, तो शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान बन सकता है? शाहरुख खान अलग है, उसका बेटा अलग है, चाहे भी तो अपने पापा की जगह नहीं ले सकता, ठीक है। प्रोफेशंस। दूसरा है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट, नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। मैंने एक्स को एम्प्लॉय कर रखा है, मैंने किसको एम्प्लॉय कर रखा है? एक्स को। जरूरी नहीं है कि मैं इसके बाद वाई को भी यही एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर करूं। मेरा हो सकता है कि एक्स के बेटे को ना दूं, मैं किसी और इंसान को दे दूं जो ज्यादा बेटर हो, ठीक है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज नो कोड ऑफ कंडक्ट। इसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, इसके मतलब एज सच कोई किसी ने रूल वगैरह नहीं बनाए हुए। प्रोफेशन के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं भाई। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको कुछ मैनर्स में रखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि आप लॉयर्स के बारे में देखो, लॉयर्स कैसे कपड़े पहनते हैं, डॉक्टर्स कैसे कपड़े पहनते हैं? एक वाइट कलर का वो पहनते हैं, है ना, गाउन पहनते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी ये क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि इनका प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि अगर आप इस तरीके से हो तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, आपको ये कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। अगर किसी एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि भैया हमारे यहाँ पे ब्लू कलर की ड्रेस ही पहनेंगे सारे लोग, तो सारे के सारे एम्प्लॉय को ब्लू कलर की ड्रेस ही पहननी पड़ेगी। समझ में आई बात? अब आता है हमारे पास अगली चीज कि एक बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। बिजनेस जो है, जो वर्ड आया है वो आया है बिजी से। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा बिजी ही रहता है, उसके पास इतने सारे काम होते हैं, कभी ये कभी वो कभी ये कभी वो, इन सब चीज़ों में बिजी रहता है। जैसे कि कभी वो सेल्स की एक्टिविटी में, कभी एक्सचेंज की एक्टिविटी में, कभी परचेज में, कभी किसी में, कभी किसी में, इसमें वो हमेशा रहता है। और इसका काम क्या है? उसका काम है ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना, ठीक है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ज़्यादा इस पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इससे आपको पैसा वगैरह मिलेगा। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेसेस के अंदर आप क्या करते हो? या तो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो, या फिर गुड्स को कहीं से प्रोक्योर करके उसे, या फिर सर्विस को देने का काम करते हो। गुड्स प्रोक्योर करते हो, प्रोक्योर यानी कहीं से गुड्स उठाते हो और फिर उन्हें सेल आउट करते हो। बिजनेसेस यही होते हैं ना। उसके बाद क्या है बिजनेसेस की? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। इसके बिजनेसेस के अंदर आप गुड्स को सेल करते हो या एक्सचेंज करते हो ताकि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सको। ये आप रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसके अंदर में एज सच यही बातों को मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। याद रखना, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई एक ट्रांजैक्शन कर ली। जैसे कि आपके पास एक चॉकलेट पड़ी थी, आपने चॉकलेट 10 रुपए की खरीदी, आपके फ्रेंड मिले, आपने कहा कि 12 रुपए दे, मैं तेरे को चॉकलेट दे देती हूँ, और आपने उसे दे दिया। तो ये बिजनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने केवल एक सिंगल ट्रांजैक्शन करी है। जबकि मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, आपके बिजनेस के अंदर में जो ट्रांजैक्शन होती है वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं, यानी कॉन्टिन्यू बेसिस पे। आज आपने एक को सामान बेचा, कल किसी और को बेचा, परसों किसी और को बेचा, एंड सो ऑन, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग होती है, यानी बिजनेस के अंदर जो आपका गोल होता है वो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न हमेशा अनसर्टेन होता है, यानी आप बिजनेस में कभी ये नहीं बोल सकते कि आपका अगर प्रॉफिट इतना हो रहा है तो हमेशा इतना ही होगा।
अनसर्टेनिटी कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है। बिजनेस का मतलब ये है कि यहाँ पे चीज़ें अनसर्टेन रहती हैं। एक बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है? कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो इसे कहते हैं एसपीजी। क्या कहते हैं? एसपीजी। एसपीजी। पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, दूसरा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी, तीसरा है हमारे पास ग्रोथ। अरे बाप रे। ठीक है, चलो। अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका? कि आप सरवाइव करो, बिजनेस में टिके रहो। क्योंकि बिजनेसेस क्या होते हैं? आज बने कल डूब गए। ठीक है, तो बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सरवाइव करो। जितना लंबे समय तक एक बिजनेस सरवाइव कर लेगा उतना उसके चांसेस हैं कि वो मार्केट में अपना नेम फेम बना सकेगा, प्रॉफिट अर्न कर सकेगा। एक बिजनेस जितनी जल्दी आके डूब जाएगा, खत्म ही हो गया फिर तो वो, है ना? तो बिजनेस का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सरवाइव करना। जब कोविड-19 आया था, ठीक है, कोविड-19 आया था, तो उस समय भी बहुत से बिजनेसेस डूब ही गए, खत्म ही हो गए। क्यों? सरवाइव नहीं कर पाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत लंबे समय तक लोगों के होटल बिजनेसेस जो थे, होटल बिजनेसेस जो थे, वो चले ही नहीं। तो बेचारों ने क्या किया? अपना होटल बिजनेस बंद कर दिया, सरवाइव नहीं कर पाए। तो हर बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सरवाइव करना, टफ टाइम से भी सरवाइव करना। अगर उनके पास प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कम से कम इतना पैसा अर्न कर लेना कि अपनी कॉस्ट कवर कर सके। क्योंकि अगर वो कॉस्ट नहीं कवर करेंगे तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लॉस बढ़ते जाएंगे, एक दिन उन्हें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? वेरी गुड। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। चलो सरवाइव कर गए, तो अब क्या जिंदगी बस सर्वाइवल पे रहोगे? ग्रोथ भी तो चाहिए। तो ग्रोथ कैसे मिलेगी आपको? अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो आपके खुद के घर चलेंगे। आपने अपने बिजनेस को सरवाइव करवा दिया। सरवाइव का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट बना लिया। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, आप सरवाइव कर रहे हो। लेकिन आपको घर भी तो चलाना है, टाइम पास कब तक करते रहोगे? तो फिर आपका अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, और प्रॉफिट भी कैसा? बढ़ता हुआ। एंड फिर अगला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है ग्रोथ करना। अब ये ग्रोथ का मतलब क्या है? कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस में इस वजह इसलिए नहीं आता कि वो एक लिमिटेड प्रॉफिट पे काम करे। उसका हमेशा होता है कि आज मेरे पास एक ब्रांच है तो कल 2 हो जाए, 2 है तो 4 हो जाए। आज मेरे पास 100 कस्टमर है तो कल 500 हो जाए, 500 है तो 1000 हो जाए। आज मैं इंडिया में बेच रहा हूँ तो कल ऑस्ट्रेलिया में बेचूं, अमेरिका में बेचूं। यानी उसका अगला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ। क्लियर हो गई बात? बिजनेस के कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? सबसे पहला, डिजायर्ड क्वालिटी के गुड्स को मार्केट में पहुंचाना। डिजायर्ड क्वालिटी के गुड्स का मतलब क्या है? मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। जैसे कि आज के टाइम पे देखो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सबको पता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। लोग चाहते हैं कि ईवी आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आ जाए। तो आज के टाइम में ज़्यादातर ई व्हीकल्स चल रहे हैं। समझ में आई बात? सारी जितनी भी कार कंपनीज हैं, बाइक कंपनी है, वो कहाँ किसकी तरफ स्विच कर रही हैं? ईवी की तरफ। ठीक है। दूसरा है हमारे पास अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। सोशल ऑब्जेक्टिव में दूसरा क्या है? जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं। अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्कैम्स वगैरह से बचाना बिजनेसेस का ये काम है। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत चीज़ों से सोसाइटी को बचाना, सही सामान सप्लाई करना। अगला, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट देना। जो लोग खाली बैठे हुए हैं उनको काम देना बिजनेस का अगला सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल एंड सब्सिडरी वेलफेयर सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का मतलब क्या? आपने सुना होगा, आईटीसी हो गया, पीएनजी हो गया। ये लोग क्या करते हैं? ये चाइल्ड एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, ग्रीनरी पे, इन सब पे टाइम टू टाइम काम करते रहते हैं। तो बिजनेस का एक अगला ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सब्सिडरीज वेलफेयर एक्टिविटीज भी करता रहे। ठीक है, हर बिजनेस करता है। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, रनिंग बिजनेस दैट एलिमिनेट्स वेस्ट। बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है कि भैया वो क्या करे? पॉल्यूशन को रिड्यूस करे, बिजनेस वेस्ट को कम से कम प्रोड्यूस करे। ये उसका अगला सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, एंड लास्ट है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब एक बिजनेस का किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पर्सन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हर एम्प्लॉय को, हर एक बंदे को अच्छी वर्किंग कंडीशन देना।
ठीक है। अच्छी वर्किंग कंडीशन का मतलब क्या, साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो, ठीक है, और वेंटिलेशन अच्छी हो, ठीक है। हाँ, लैपटॉप सही कंडीशंस हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा कमरा हो, वेंटिलेशन ना आ रही हो, हवा पानी ना हो, वॉशरूम ना हो। तो अच्छी वर्किंग कंडीशन देना इंडिविजुअल के लिए ऑब्जेक्टिव होता है। हर बिजनेस जो अपने इंडिविजुअल से काम करवा रहा है उसको ये सब चीज़ें देनी चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटिटिव सैलरी। अगर आप अपने एम्प्लॉय से काम करवा रहे हो तो भैया उनको एक ऐसी सैलरी दो जिसमें वो अपना सर्वाइवल कर सके। ऐसी सैलरी मत दो कि बेचारे सर्वाइव ही ना कर पाए। कि आप उन्हें एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो और उन्हें सैलरी के नाम पे कह रहे हो कि ये लो आपके 2,000 रुपये हो गए महीने के। अब बताओ 2,000 रुपये में कैसे सर्वाइव करेगा बेचारा, है ना। अगला है पर्सनल ग्रोथ। प्रमोशंस का नाम सुना है आपने। बिजनेसेस आपके पर्सनल ग्रोथ एंड प्रमोशन पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। कि हाँ, आप उतने उतने आपके लेवल आपके बढ़ते रहेंगे और आपका इंडिविजुअल ग्रोथ भी होती है, यानी पर्सनल ग्रोथ। पीयर रिकॉग्निशन, आपको दुनिया जाने, आप अपने आजू बाजू के लोगों में जाने जाओ, ठीक है ना। तो आपको एक रिकॉग्निशन मिले। ऐसा नहीं कि आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, आपको दबाया जा रहा है, रिकॉग्नाइज कराया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा कंपनीज के अंदर होता है एम्प्लॉयज ऑफ द मंथ, कि भैया ये इंसान बहुत अच्छा काम करता है तो उसके रिकॉग्निशन मिलती है, उसे अच्छा अच्छा फील होता है ना। तो पीयर रिकॉग्निशन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है। एंड सोशल बेनिफिट लाइक, अब सोशल बेनिफिट्स जैसे कि उसको मेडिकल फैसिलिटी देना, ठीक है, उसको इंश्योरेंस देना, वेरी गुड, क्रेडिट फैसिलिटीज देना, ट्रांसपोर्ट वगैरह देना, वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, ये बिजनेस का इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। वेरी गुड, नाइस। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। एक बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक प्रॉफिट जो है बिजनेस की ये सारी चीज़ों को पूरा करता है। सबसे पहला, सर्वाइवल करवाता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो सर्वाइव कैसे करोगे। दूसरा, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा उतना ही आप एक्सपैंड और ग्रोथ कर पाओगे। प्रॉफिट बताता है कि आप अपने बिजनेस को एफिशिएंटली कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि अगर आप एफिशिएंटली नहीं कर रहे हो ना तो बिजनेस में कभी प्रॉफिट ही नहीं होगा। एफिशिएंटली करोगे तो बिजनेस में प्रॉफिट होगा। अगला है रिवॉर्ड एंड रिस्क टेकिंग। रिवॉर्ड एंड रिस्क टेकिंग का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आप रिस्क ले रहे हो उसी का रिवॉर्ड प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो आपको बता रहा है कि आपने जो रिस्क लिया है वो सही रिस्क लिया है और आपका इसका रिवॉर्ड प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपने रिस्क गलत तरीके से लिया या फिर मैं ऐसे कह सकता कि सिस्टमैटिक रिस्क नहीं लिया तो फिर आपका रिवॉर्ड क्या होगा, लॉस। लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना आपको। एंड जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतनी आपकी गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। जितना अच्छा आपका प्रॉफिट होगा उतनी अच्छी आपकी गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क दो तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हमारे पास सिस्टमैटिक रिस्क, दूसरा होता है हमारे पास प्योर रिस्क, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क एंड प्योर रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या है, ये है किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। सिस्टमैटिक रिस्क ये बात कंफर्म है कि भैया आपको या तो गेन होगा या फिर आपको लॉस होगा। स्पेक्युलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर में चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि आपका डिमांड चेंज हो जाना, सप्लाई चेंज हो जाना, कस्टमर का नेचर चेंज हो जाना, ठीक है, इनकम चेंज हो जाना, ये सिस्टमैटिक रिस्क है। आप सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। दूसरे होते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, चांस ऑफ फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक आर एग्जांपल ऑफ प्योर रिस्क। अब प्योर रिस्क का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क में तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा, लेकिन प्योर रिस्क में ऐसा होगा कि भैया या तो आपको लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं पता। ये होते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क का मतलब होता है, सपोज करो कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने में कुछ फायदा है, लेकिन रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि या तो चोट लगेगी या फिर चोट नहीं लगेगी। समझ रहे हो, ये प्योर रिस्क है, रिस्क तो है ही है, या तो चोट लगेगी या चोट नहीं लगेगी, फायदा कुछ नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया
तो वहां पर क्या है, वो सिस्टमैटिक है कि या तो प्रॉफिट हो जाएगा या फिर लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्योर रिस्क है। द अकरेंस ऑफ रिस्क इंटरव्यू विल रिजल्ट इन लॉस एंड नॉन अकरेंस विल रिजल्ट इन एब्सेंस ऑफ लॉस। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर दो रिस्क होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक प्योर। सिस्टमैटिक रिस्क में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों होने के चांसेस होते हैं, प्योर रिस्क में आपके पास होता है या लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो सॉरी, ये क्या हो गया, ओ सॉरी। अगला है हमारे पास नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस में रिस्क क्यों है? ठीक है, जैसे हमारी जिंदगी है, तो जिंदगी में रिस्क क्यों है ना, हमारी जिंदगी में रिस्क क्यों है? क्योंकि हमारे को हर चीज़ के लिए फाइट करनी है। ठीक है, आपको पैसे के लिए फाइट करनी है, आपको लाइफ के लिए फाइट करनी है, हर चीज़ के लिए फाइट, फूड के लिए फाइट करना है, वाटर के लिए फाइट करना है, तो रिस्क है। ऐसे ही बिजनेसेस के अंदर भी होता है, आपको हर चीज़ के लिए फाइट करनी है। ठीक है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटी। बिजनेस में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, आज इस चीज़ की डिमांड है कल नहीं होगी, आज इसके कस्टमर है कल नहीं होंगे। रिस्क इज असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस के अंदर में रिस्क होता ही है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना कम रिस्क। ठीक है, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड फॉर द बियरिंग रिस्क। और क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो इसीलिए आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, क्या 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 रीजन हो सकते हैं बिजनेस रिस्क के? सबसे पहला है नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज का मतलब हो सकता है, वेरी गुड, कोई पेंडेमिक आ गया, बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। ठीक है, मान लो मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बिजनेस है और मान लो नेचुरल कॉज बारिश आ गई। मान लो मेरा पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस है और मुर्गियों को कोई बीमारी लग गई, नेचुरल रिस्क। ह्यूमन कॉज, ह्यूमन कॉज का क्या मतलब हो सकता है? ह्यूमन कॉज का मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने कोई गलती कर दी, पावर फेलियर हो गया, स्ट्राइक हो गया, राइट हो गया, हमारी कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते थे, सबने हड़ताल कर दी, ह्यूमन रिस्क है। ठीक है, या फिर हमारे को सप्लायर्स वो देते, सामान देते, सप्लाई नहीं आ रही है। ठीक है, हम लोगों ने केयरलेसनेस करी, आग लग गई। बिजनेस के अंदर ये भी तो रिस्क है। मैंने एक बहुत बड़ा सा बिजनेस बनाया, एम्प्लॉय ने ध्यान नहीं दिया, वो सिगरेट पीता था, उसने फेंका, हो गया स्वाहा। तो ये भी रिस्क कर सकता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन रिस्क है, नेचुरल रिस्क तो नहीं है, ये अवॉइड किया जा सकता था। इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकता है? हो सकता है हमारे पास जो गुड्स की डिमांड है वो अनसर्टेन रहे। डिमांड का मतलब कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। प्राइस, जो सामान हम खरीद रहे थे वो बहुत महंगा हो गया, हमारे को ही महंगा पड़ रहा है ना, तो हमारे को महंगा पड़ रहा है, तो आने वाले टाइम में हम उसे बेचेंगे भी महंगा, और महंगा बेचेंगे तो वो चीज़ बिक नहीं रही है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, हम कस्टमर से पैसा नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी अदर कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, जैसे कि अभी तुम देख सकते हो हमारे इंडिया पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, तो जो भी हम ट्रेड अगर पाकिस्तान के साथ कर रहे होंगे वो रुक जाएगा। मैकेनिकल फेलियर्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बॉयलर बर्स्ट हो गया, कुछ आग वाग लग गई, कुछ फट गया। ठीक है, तो ये भी फेलियर्स हो सकते हैं। सॉरी, अब आता है हमारे पास, हाँ, कितने पेज का है, होल्ड फॉर अ सेकेंड, दिखाओ। करे, अगला क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री का मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ें बनानी होंगी। कॉमर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे चीज़ें बेचनी होंगी। इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री हो सकती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री हो सकती है। कॉमर्स में आता है ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड।
आओ बात करते हैं इंडस्ट्री की। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पर या तो आप कोई एक्सट्रैक्शन कर रहे होगे, जमीन से सामान निकाल रहे होगे, या फिर कोई चीज आप जेनेटिकली बना रहे होगे। एक्सट्रैक्शन नहीं कर रहे हो बट जेनेटिकली बना रहे होगे, जैसे हाइब्रिड चीजें बनाना, ठीक है, क्रॉप हाइब्रिड बनाना, ठीक है। तो इसके अंदर देख सकते हो एक्सट्रैक्शन में क्या करना, फार्मिंग करना, माइनिंग करना, फिशिंग करना, हंटिंग करना, ठीक है क्या, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पास आप नेचर से निकाल रहे हो, नेचर में पड़ी हुई हैं, आप उन्हें बस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। जेनेटिक्स में क्या है, यहाँ पे आप चीज़ों को बना रहे हो, जैसे कि कैटल ब्रीडिंग कर रहे हो। कैटल ब्रीडिंग का मतलब आप गाय भैंसे पाल रहे हो, क्रॉस ब्रीडिंग करा रहे हो, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गियाँ वगैरह पाल रहे हो, पिक्सीकल्चर मछली पाल रहे हो, नर्सरी यानी आप प्लांट्स वगैरह उगा रहे हो। तो यहाँ पे जेनेटिक्स है। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर आप या तो कुछ चीज़ बना रहे होते हो, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हो, या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हो। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो सकती है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है, असेंबलिंग इंडस्ट्री हो सकती है। आओ एक एक करके बताते हैं। एनालिटिकल, आपने कोई चीज़ एनालाइज करके बनाई है। सिंथेटिकल, कोई चीज़ बनी हुई है उसे आप साफ सुथरा कर रहे हो। प्रोसेसिंग, आप उसको मल्टी लेवल प्रोसेस कर रहे हो। एंड असेंबलिंग, वो चीज़ बनी हुई है, दो चार चीज़ों को मिला करके असेंबल करके फिर कुछ बना रहे हो, ठीक है। जैसे कि कार में असेंबलिंग हो जाती है कि एक जगह से लोहा ले लिया, एक जगह से चीज़ें ले लिया, एक जगह से टायर ले लिया, एक जगह से ये ले लिया, सबको असेंबल कर दिया, क्या बन गया, कार बन गई। कंस्ट्रक्शन में आप बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एंड टनल्स वगैरह बना सकते हो। टर्शियरी इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, सर्विसेज आ जाती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड वेयर हाउसिंग। ट्रेड का मतलब क्या है, आप सामान खरीदोगे एंड बेचोगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इंटरनल यानी अपनी कंट्री के अंदर, एक्सटर्नल यानी विदेशों में भी। होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। होलसेल यानी एक ही सामान बल्क में बेचोगे, रिटेल ट्रेड अलग अलग सामान छोटे छोटे उसमें बेचोगे, रिटेल करोगे, ठीक है, जैसे हमारी छोटी मोटी दुकानें होती हैं, रिटेल शॉप होती हैं। एक्सटर्नल ट्रेड होता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट किया, अपने देश में बेचा। एक्सपोर्ट, अपने देश का सामान विदेशों में बेचा। एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट का मतलब होता है विदेशों से खरीदा और किसी और को बेच दिया विदेशों में। एक कंट्री से खरीदा दूसरी कंट्री में बेच दिया, एंटरपोर्ट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होता है, इसको सपोर्ट करने वाली चीजें क्या हैं, जैसे कि बैंकिंग देना, इन सबको सपोर्ट करेगा। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, कम्युनिकेशन, इन सारे बिजनेसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वेयरहाउस का मतलब होता है सामान को स्टोर करना। तो हमारा सामान नहीं है, हमारे पास जगह पड़ी हुई है, हमने दूसरे बिजनेस को कहा भाई अपना सामान यहाँ रख लो, इसके बदले में पैसे ले लो, तुम्हारा सामान यहाँ सेफ रहेगा, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग, बहुत सारे बिजनेसेस वेयर हाउसिंग फैसिलिटी देते हैं। अब ये इंडस्ट्री वगैरह वाला ये टॉपिक जो है ना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको इसे और वो करने की जरूरत नहीं है, सारा टॉपिक मैंने आपको कवर करा दिया, ठीक है। तो आप इसे रीड कर लेना। यहाँ पर आ जाता है कॉमर्स, बता दिया मैंने आपको, ट्रेड, होलसेल, रिटेल, एक्सटर्नल, एंटरपोर्ट, ये सारा बता दिया मैंने, ठीक है। खत्म, ठीक है, होल्ड